पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद जब कार्यकर्ताओं में दिखा आक्रोश, कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर निकाली सीएम की शव यात्रा। पटना में पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने कहा, 2 दिन में पप्पू यादव को करे रिहा, नहीं तो अनशन पर बैठकर करूंगी विरोध। बिहार में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने लॉकडाउन पर दिया जोर। डॉक्टर रामसागर सिंह ने लॉकडाउन की अवधि को बताया हितकारी, कहा संक्रमण दर घटा, रिकवरी रेट बढ़ा। और शेखपुरा में किया गया लॉकडाउन का उल्लंघन, दुकानदारों पर गिरी जिला शासन की गाज। कटरा बाजार में ज्वेलरी दुकान को किया गया सील। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में लॉकडाउन को अब 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान करते हुए कहा कि लॉकडाउन का कोरोना को रोकने में सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है और इसी वजह से लॉकडाउन को 10 दिनों यानी 16 से 25 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच पटना हाईकोर्ट की फटकार के बिहार सरकार ने 5 मई से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया था। इसकी मियाद 15 मई को खत्म हो रही है और अब एक बार फिर से नीतीश सरकार ने लॉकडाउन को 10 दिनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। अब सभी पाबंदियां 25 मई तक लागू रहेंगी। तो सभी पाबंदियां 25 मई तक लागू रहेंगी और इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे थे, तो नीतीश कुमार ने एक और सख्त फैसला लिया और लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। लगातार जिस तरीके से बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे थे, ऐसे में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया और लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है और अब ये सभी पाबंदियां 25 मई तक लागू रहेंगी ताकि बिहार में जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है उस चेन को तोड़ा जा सके। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है डॉक्टर राम सागर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। सर, एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि जो रिजल्ट है वो सकारात्मक रहे, इसलिए इस पूरी अवधि को बढ़ा दिया गया और कहीं ना कहीं जो रिकवरी रेट है वो बिहार में बढ़ा है और जो संक्रमण की दर है उसमें बहुत गिरावट यहाँ पर महसूस की गई है। जी, ये बहुत ही जरूरी होता है। कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन एक बहुत बड़ा हथियार होता है और उस हथियार का जब से बिहार में प्रयोग किया उसका सकारात्मक असर देखने को मिला। लॉकडाउन का जो पॉजिटिविटी रेट कोरोना का 15% था वो घट करके 8.9% हो गया और आज ही मैं देख रहा था आईसीएमआर का जो डायरेक्टर महानिदेशक हैं बलराम भार्गव जी, उनका कहना था कि 10% से ऊपर जहां भी पॉजिटिविटी रेट हो वहां लॉकडाउन लगना ही चाहिए। लॉकडाउन वहां खत्म करना चाहिए जहां 5% पॉजिटिविटी रेट आ जाए तो खत्म किया जा सकता है। अभी बिहार में 8.9% पॉजिटिविटी रेट है, इसलिए वहां लॉकडाउन लगाना बहुत ही जरूरी था और उसका असर भी दिख रहा है। अब संक्रमण दर काफी नीचे आया है और रिकवरी रेट काफी बढ़ा है। अस्पतालों पर लोड भी घटा है और अस्पतालों में व्यवस्था भी सुदृढ़ हुआ है। अब आप देखेंगे कि ये पीएमसीएच, एनएमसीएच,
ये जी जो जितने भी बड़े अस्पताल हैं वहाँ ऑक्सीजन युक्त बेड अब खाली रह रहे हैं। इसका मतलब है कि अस्पताल पर लोड घटा है और लॉकडाउन का प्रभाव सामने दिखाई पड़ रहा है। लेकिन राम जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार एक्शन लिया जा रहा है, लगातार लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी बिहार में जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार फैलता जा रहा है और सबसे ज्यादा मामले राजधानी पटना से ही सामने आ रहे हैं। तो इतनी सारी चीजों के बाद भी आखिर संक्रमण इतना क्यों बढ़ रहा है, कहाँ कमी रह रही है? नहीं, अब आप 4 दिनों में जब देखेंगे कि 4 दिनों से लगातार पटना का भी संक्रमण दर घटा है और बिहार का भी संक्रमण दर घटा है। लेकिन राम जी लॉकडाउन का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। पीछे फर्स्ट वेव में भी उसका असर दिखा था और उसी से हम कंट्रोल किए थे। अब इसमें भी लॉकडाउन लगा है तो इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है और पटना में भी देखने को मिल रहा है। अब संक्रमण दर काफी नीचे गया है और रिकवरी रेट बढ़ा है। रिकवरी रेट 83.74 तक हो गया है। बिल्कुल राम जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा एक यहाँ पर अहम फैसला लिया गया लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का, तो कहीं ना कहीं ये कदम काफी सराहनीय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी जो मामले हैं वो घट नहीं रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी खबर ये है कि रिकवरी रेट जो है वो बढ़ गया है। लेकिन फिर भी जब लगातार ऑक्सीजन को लेकर या फिर एम्बुलेंस को लेकर सरकार पर विपक्षी दल हमलावर है। सबका कहना है कि ना तो बिहार में किसी को ऑक्सीजन मिल रहा है और ना ही किसी को दवाइयां मिल रही है। तो क्या लॉकडाउन लगा देने से ही कोरोना संक्रमण की चेन को रोका जाएगा सर, या फिर जो ये तमाम कमियां हैं उनको भी सरकार पूरा करेगी? नहीं, अब उन कमी पड़ा भी है। पहले 11 जगहों पर ऑक्सीजन का रिफिलिंग होता था, अब 19 से ज्यादा जगहों पर रिफिलिंग हो रहा है। क्रायोजेनिक टैंकर नहीं था, अब क्रायोजेनिक टैंकर की संख्या बढ़ गई है। अब आसनसोल से, बोकारो से काफी मात्रा में लिक्विड गैस आ रहे हैं, रिफिलिंग हो रहा है और सारे अस्पतालों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन का सप्लाई किया जा रहा है। आईओसी के द्वारा और एनएचआई और डीआरडीओ के निर्देशन में अब 15 जगहों पे ऑक्सीजन प्लांट भी, अनुमंडलीय जगहों पे ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। वो भी बहुत जल्द लगेंगे। मुजफ्फरपुर में ऑक्सीजन प्लांट लग गया, पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट लग गया, बेगूसराय में ऑक्सीजन प्लांट लग गया, दरभंगा में, समस्तीपुर में अनेकों जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। और हमारी सरकार ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले लोगों के लिए 30% तक छूट भी सब्सिडी दे रही है और जमीन भी मुहैया करवाया जा रहा है। जो लोग लगा रहे हैं उनको बैंक से कम रेट पर ब्याज का भी प्रबंध किया जा रहा है। इसलिए अब गैस का भी किल्लत नहीं रहेगा और अब वैक्सीन का भी, जो विपक्ष के लोग जो हाइटोवा मचा रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि वैक्सीन का भी मई में 8 करोड़ डोज का उत्पादन होता था, जून में 9 करोड़ डोज का उत्पादन होगा और जुलाई अगस्त में जाकर के वो 17.8 करोड़ डोज का उत्पादन होना प्रति माह शुरू हो जाएगा। स्पुतनिक से भी बात कर रही है, 1.8 करोड़ डोज स्पुतनिक देने जा रहा है भारत को और यहाँ पर उसका फैक्ट्री भी लगाने की बात चल रही है। जब ये सारी व्यवस्था हो जाएगी तो साल के अंत तक 25 करोड़ डोज प्रति माह हिंदुस्तान में ही पैदा होगा और लोगों को कोई वैक्सीन का कमी नहीं होगा, रेमडेसिविर का भी कमी नहीं होगा, न किसी दवा का कमी होगा, न हवा का कमी होगा, किसी तरह का कमी नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन राम जी, लगातार विपक्ष के द्वारा यही कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन भी नहीं है लोगों के पास, दवाइयां भी नहीं है लोगों के पास और सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। पिछले साल भी कोरोना की यही वेव सामने आई थी, तो आखिर सरकार ने पिछले साल से क्या सीखा? आखिर एक साल में तैयारियां क्यों नहीं की गई? अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी देखी जा रही है, एम्बुलेंस धूल फाक रही है लेकिन उन्हें काम के लिए नहीं यूज किया जा रहा है। तमाम कमियां हैं जो लगातार जो विपक्ष है वो सरकार के सामने ला रहे हैं और आईने का काम कर रही है एक तरीके से विपक्ष इस वक्त। शायद विपक्षी को पता नहीं है कि हमारी सरकार मंडल में भी जो ब्लॉक स्तर के हैं वहां एम्बुलेंस खरीदने के लिए 2 एम्बुलेंस प्रखंड में खरीदने के लिए
सरकार ने 50% तक या अधिकतम 2 लाख रुपया देने तक का भी प्रावधान किया है। जो लोग भी एम्बुलेंस खरीदेंगे उनको 2 लाख रुपया तक दिया जाएगा या 50% तक दिया जाएगा। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। और हम दूसरा क्या, हमारी व्यवस्था तो तीसरे वेव का है, उससे कैसे हम रोक सकते हैं, उसके लिए हमारी सरकार ने 2 से, चूंकि ये आ रहा है कि बच्चों पर वो ज्यादा कहर बढ़ पाएगा, तो बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए हमारी सरकार ने 2 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीन ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल का परमिशन दे दिया है। और पटना का एम्स, दिल्ली का एम्स और नागपुर के अस्पताल में 538 लोगों पर इसका ट्रायल होगा और बहुत जल्दी उसका भी सुखद परिणाम आएगा। और 3-4 महीने में अगर ट्रायल सफल हो जाते हैं तो स्कूल भी खुलेंगे, कॉलेज भी खुलेंगे और बच्चों को भी सुरक्षा हमारी सरकार प्रदान वैक्सीनेशन के द्वारा कर दिया जाएगा। और तीसरी बात, हमारी सरकार अभी एक और ट्रायल यहाँ किया जा रहा है, सेकेंड और थर्ड ट्रायल होना है, ये नेजल वैक्सीन का। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा। जब नेजल वैक्सीन आ जाएगा हिंदुस्तान में और उसका प्रयोग किया जा रहा है, उसके आने के बाद से ग्रामीण इलाके में जो वैक्सीनेशन में भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता था, अब नेजल वैक्सीन में उसमें अपने से भी लोग ये कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा चीज आने जा रहा है। बिल्कुल राम जी, अगर सरकार की कोशिश रही तो कहीं ना कहीं संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। और बिहार में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और जरूरत है कि लॉकडाउन लगातार जारी रहे और जो कोरोना है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसी बीच हमारे साथ अनवर हुसैन, आरजेडी के नेता, हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सर, जिस तरीके से अभी हमने राम सागर जी को सुना, उनका कहना है कि सरकार दूसरी वेव तो क्या तीसरी वेव के लिए भी तैयार है और विपक्ष जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर हाय तौबा कर रहा है उसको लेकर पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ विपक्ष अब राजनीति कर रहा है सरकार के द्वारा। चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे हवा हो, ऑक्सीजन हो, खाना हो, सबकी तैयारियां सरकार के द्वारा कर ली गई हैं। लोगों की पुरानी आदत है अपना इल्जाम दूसरों के सर मढ़ने की, या ये तैयारी का मतलब नहीं जानते हैं। इन्होंने तैयारी क्या की ये बताएं ना। पहला कोरोना वेव आया, उसमें इन्होंने कौन सी तैयारी की थी, दूसरा कोरोना वेव आया, उन्होंने कौन सी तैयारी की है। तैयारी नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही। अगर तैयारी होती तो आज हम जिस माहौल से झुलस रहे हैं वो माहौल नहीं पैदा होता, इससे लोग नहीं मर रहे होते। और अभी भी ये सक्रिय नहीं हुए हैं, अभी भी इनको जितना एक्टिव होना चाहिए नहीं नजर आ रहे हैं। इनका हेल्थ स्ट्रक्चर फेल है हर जगह। कल ही हमारे गांव में कोरोना का केस हुआ था, उसके लिए फोन किया गया तो डॉक्टर ये कह रहा है कि रात को मत लेके आइए, कल दिन के लेके आइए और हमारे पास जगह नहीं है, फला जगह लेके जाइए उनको। ये जमुई डिस्ट्रिक्ट का हाल मैं बता रहा हूँ आपको। इनकी तैयारी है कहाँ, ये तो बताए ना। तीसरी वेव की तैयारी की बात करें, दूसरी वेव को तो बचाने के लिए कुछ कर नहीं पाए। लाशों का अंबार लग रहा है, गंगा में लाशें तैर रही है। पूरी यूपी में यूपी उठा के देख लीजिए, जहां जहां भाजपा की सरकार है या भाजपा की मिली जुली सरकार है वहां लोगों की हालत खराब हो रही है। लोग मर रहे हैं और भाजपा वालों को कोई परवाह नहीं है। इन्होंने, आप देख चुके हैं कि क्या हो रहा है, एम्बुलेंसेज इन्होंने छुपा रखे हैं। इनकी तैयारी है क्या ये तो बताइए। तैयारी का मतलब ये समझते हैं। अब बेचारे इनके नेताजी इन्होंने बिहार को अंधकार में झोंक दिया है। इन्होंने बिहार के वासियों के मौत के कुएं में धकेल दिया है। दिल्ली जो तैर के निकल सके। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इन्होंने हथियार डाल रखे हैं। इनका लॉकडाउन भी फेल है। ठीक है, पहले राम जी सुन लीजिए अनवर जी क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो सवाल एक बड़ा है राम जी। जिस तरीके से पहली जो कोरोना वेव आई थी उसके बाद जो प्रवासी मजदूरों का हाल हुआ और अब इस सेकंड वेव में जो प्रवासी मजदूरों का हाल है वो देखकर वो शर्मनाक है। जिस तरीके से लोग वापस आ रहे हैं अपने गांव, अपने शहर और उनको रोजी रोटी का जो खतरा है उनके सर पर मंडरा रहा है। उनको डर है कि वो अपना घर कैसे चलाए, अपना परिवार कैसे चलाए, रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। जबकि ये तस्वीर पिछले साल भी सभी के सामने आई थी। आखिर सरकार ने एक साल में क्या तैयारियां की ये आपको बताना ही पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ मैडम, हमारी सरकार उस समय भी जो मजदूर आए थे वापस, करीब 21 लाख लोगों को क्वारंटाइन करके खाना का व्यवस्था किया गया था। पर मजदूर 5300 रुपया प्रत्येक दिन खर्च किया, एक मजदूर पर 5300 रुपया खर्च किए जा रहे थे और उनके रोजी रोटी का भी प्रबंध किया गया था। इस बार फिर से हर एक मजदूर जो पीछे
निबंधन करवा लिए हैं उनके खाते में 3-3 हजार रुपया चले भी गए हैं। और हम उनके रोजगार की भी व्यवस्था बिहार में कर रहे हैं। उनके रोजगार का भी प्रबंध किया जा रहा है और उनके खाते में दिया भी जा रहा है। ठीक है, ठीक है। राम जी, आप वो आंकड़े हमें बता दीजिए कि कितने लोगों को आपने रोजगार दिलवाया? 8,71,00,000 लोगों को बिहार में नाम और अकाउंट नंबर बता देना। फ्री में दिया गया है और मई और जून में फ्री में दिया जाएगा। सरकार एक पैसा नहीं वो उसका लेगी और जो पीछे मिलते रहा है उसका भी प्रबंध किया गया है, वो भी फ्री में रहेगा। तो हम खाने का भी प्रबंध कर रहे हैं, हम दवा का भी प्रबंध कर रहे हैं, हम हवा का भी प्रबंध कर रहे हैं, हम बेड का भी प्रबंध कर रहे हैं, हम एम्बुलेंस का भी प्रबंध कर रहे हैं और सारी व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। अब ये इटालियन चश्मा अपने आंखों से उतारे तब तो इनको कुछ दिखे, ये पहने हुए इटालियन चश्मा जो गुरुजी वहां से। ठीक है, ठीक है। राम जी, अनवर जी से जवाब ले लेते हैं। क्या जो पिछले साल की तैयारियां थी वो आपको लगता है अनवर जी की काफी थी और जो इस साल की तैयारियां हैं वो काफी है? और जिस तरीके से आपने भी प्रवासी मजदूरों के बारे में बताया तो हाल बेहद बुरा है, किसी को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके खातों में पैसे डाले गए, बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। लेकिन जिस तरीके के हालात अभी देखे जा रहे हैं उससे तो साफ होता है कि जो प्रवासी मजदूर है वो बेहद परेशान है। बिहार में सामुदायिक प्रवासी मजदूर परेशान नहीं होता। राम जी, सुन लीजिए पहले अनवर जी क्या कह रहे हैं। सब जगह से सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, एक भी आदमी को भूखा नहीं रहने दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अनवर जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ प्रवासी मजदूर नहीं, सारे लोग परेशान हैं इस वक्त। प्रवासी मजदूर का मतलब ये हो रहा है कि उसको रोज वक्त का खाना कहाँ से मिलेगा। आम आदमी की प्रॉब्लम ये है कि उसे मेडिसिन नहीं मिल रहे हैं, बुखार की दवाएं ब्लैकमेल हो रही हैं, मामूली दवाएं मेडिसिन मार्केट से बाहर हो रही हैं, जो आपके जो पत्ते पर कीमत की होती है उससे ज्यादा दवा वाले चार्ज कर रहे हैं। पटना जैसे जहां पर चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, पूरी सरकार बैठी हुई है, पटना में मेडिकाना का एक ग्रुप है, आप जाके देख लीजिए, वहां पर एक मामूली सा ये जो सर्जिकल वो आता जो 2 रुपए की चीज है वो 10 रुपए में बिक रही है, कोई चेक करने वाला नहीं है। बुखार की दवाएं तक नहीं मिल रही, ऑक्सीजन का सिलेंडर 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 में लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं और अपने मरीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने किया क्या, इनसे ये पूछिए ना, पंचायत लेवल में क्या तैयारी हुई है? जिस पंचायत में 2-4 पंचायतों का नाम बता दे जहां बता दे कि हमने ये सेक्टर खड़ा कर दिया वहां पर मरीजों से निपटने के लिए। ये तो चाह रहे हैं कि जब मौतों के लाखों के रफ्तार लग जाए यहाँ वहां तक कोई ये जागेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि भाजपा ने हमारे मुख्यमंत्री कौन सी गोली खिलाई है। लेकिन अनवर जी, विपक्ष के रूप में आपने क्या किया? आप भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विपक्ष है, आपने क्या किया? सरकार से सवाल सभी पूछ रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी पर सवाल उठाना बड़ी बात है, लेकिन तेजस्वी यादव के द्वारा क्या किया गया? एक ट्वीट किया गया कि वो असहाय महसूस कर रहे हैं, इसके अलावा क्या किया? हम सरकार की तैयारी पर हमेशा सवाल निशान खड़ा करते नजर आ रहे हैं, हम वार्न करते चले आ रहे हैं, सरकार तैयार नहीं है। सरकार ने पिछले में क्या किया? थाली बजवाई, दिया जलवाए। इस बार सरकार तो थोड़े दिन में कहेगी कि ये भगवान का वो है। इस सरकार से कुछ भी उम्मीदें रखना मुश्किल हो रही है। नीतीश कुमार, अब मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार तो बिल्कुल वो हो चुके हैं, ऊपर हो चुके हैं इस वक्त। उन्हीं कोई चल नहीं रही है, भाजपा गुजरात मनमानी कर रही है, चला रही है यहाँ से वहां तक, कहीं कोई तैयारी नहीं है। मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, कहीं तो तैयारी नहीं। जो आवर्त है, हम लोगों से राब्ता है, कहीं कोई तैयारी नहीं है। बुखार में लोग सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कहीं जाना है दिखाना है, डॉक्टर इनको नहीं देख रहा है। टेस्ट करने के लिए पैथोलॉजी लैब तैयार नहीं है, मरीजों का बुखार खांसी जो मरीज है जा रहा है तो पैथोलॉजी लैब वाले भाग जा रहे हैं। कल इनसे पूछिए कि क्या नाम है, कोरोना का टेस्ट करने वाले मजदूर जो स्टाफ है स्ट्राइक पर है कि नहीं 2-3 दिन से? रूरल एरिया खत्म हो गया है, खत्म हो गया है कि ये जो लोग ग्रामीण इलाके के लिए 25 पटना शहर के अंदर किस तरह हो रहा है, लूट मची हुई है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। इनके अंदर कोई सिस्टम है कि मॉनिटर करें कि मेडिसिन की दुकानों में क्या हो रहा है, कैसे प्राइस हो रहा है। मामूली मेडिसिन की कीमत बढ़ा दी गई है, छोटी नजर नहीं आता, क्या सॉल्व करेंगे? इनके पास लेखा जो का है 1% सारी इनके पास वो होता है, कोई डेटा दिखाते हैं इतने पैसे जमीन पर तो नजर आए, पैसा कहाँ खर्च किया उन्होंने। दूसरे वेव में किसी के पास किसी को मास्क नहीं बांटा गया आज तक, किसी को डिटॉल नहीं बांटा गया, किसी को सैनिटाइजर नहीं बांटा गया।
लेकिन अनवर जी, ये काम आपके द्वारा भी किया जा सकता है। जिस तरीके से आप विपक्ष में है, आप भी मास्क बांट सकते हैं, सैनिटाइजर जी। तैयारी करें वैक्सीन के, ओवर 18 क्या वैक्सीन लग चुका? बिहार बताएं कितने % लोगों को वैक्सीन लगा है? वैक्सीन लगाने के लिए क्या किया इन्होंने अभी तक? हमारे पूरे एरिया में बताना 70% लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, ज्यादातर लोगों को वैक्सीन नहीं लगे अभी। ओवर 18 में बात करो, ओवर 50 या ओवर 40 में बात करो लोगों की। लोग मर रहे हैं अपने घरों में खामोशी से, दम तोड़ रहे हैं और जाके कब्रिस्तानों में दफन हो रहे हैं या शमशान जा रहे हैं। बिहार की सिचुएशन बहुत ही खतरनाक है और बिहार की सरकार जागी हुई नहीं है, सेंसिटिव नहीं है बिहार की सरकार। लेकिन अनवर जी, जिस तरीके से सरकार के द्वारा लॉकडाउन का जो फैसला लिया गया है, ये काफी सराहनीय है, तो विपक्ष आखिर क्यों नहीं साथ दे रहा सरकार का? विपक्ष तो हर कोई सरकार के साथ दे रहा है। सरकार साथ तो मांगे पहले विपक्ष से, सरकार तो मुंह चुराती है। लेकिन अनवर जी, जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसमें तेजस्वी यादव से भी सुझाव मांगे गए थे, तो लगातार विपक्ष से बात तो की जा रही है। स्कैंडल खोल के बता दिया सरकार को, उनके पीठ समाने के बजाय सरकार उनको 32 साल के मुकदमे में फंसा के जेल भेज दिया। सरकार की तो प्रॉब्लम यह है कि सरकार अपने ऊपर उंगली उठाने वालों सबसे बड़ा कोरोना को दुश्मन नहीं समझ रही है। सरकार वो लोग जो सरकार पर उंगली उठा रहे, सरकार उनको दुश्मन समझ रही है। और इनकी पार्टी उस पप्पू यादव को अपराधी बिहार में देखिए चल रहे थे, जब पूरे इंडिया में नहीं देखेंगे जो आज चल रही है, ये पूरी भारत की और पूरे बिहार की ये बदकिस्मती है। ये भाजपा की सरकार यहाँ वहां चल रही है और भाजपा के लोगों को परवाह नहीं है। भाजपा के लोग आज भी अपना पेट भरने में तुले हुए हैं। इनके तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन से चाहे मेडिकल के फील्ड के लोग सब इनके तालमेल है। बाजारों में जारी दवाइयां हैं, इनकी मदद से फैल रही हैं। बाजारों में कीमतें बढ़ाई जा रही हैं दवाइयों की, इनकी मदद से। ये स्टोरेज कर रहे हैं दवा, इनके लोग स्टोरेज कर रहे हैं। होर्डिंग्स हो रही है दवाओं की। ऑक्सीजन कहाँ है? पूछ लीजिए उनके पास। जमुई डिस्ट्रिक्ट में 50 दे पाएंगे? क्या कारण था? मैं पर्सनल नॉलेज में जा रहे हैं, ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रहा है। एक केस जो प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच रहा है रूरल एरिया के अंदर और कोरोना में मर रहा है, उसकी बिल बन रहे हैं 5 लाख 7 लाख 8 लाख बिल बन रहे हैं। कहाँ है सरकार? सो रही है। राम जी, लेकिन क्या ये सच है कि अगर सरकार पर कोई उंगली उठाएगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा? और जो तमाम कमियां विपक्ष के द्वारा दिखाई जा रही है, क्या एक विपक्ष की भूमिका निभाने के बाद उनको इस तरीके से जेल में डाला जाएगा? सरकार की कमियां जो भी दिखाई जाएंगी और प्रशासन की कमियां जो भी दिखाएगा, उसके साथ इस तरीके का रवैया क्या किया जाएगा सरकार के द्वारा? नहीं, उनको जो जेल में डाला गया है उनका वो पुराना केस था। उसमें वहाँ प्रशासन न्यायपालिका के आदेश का पालन करवाया है। इसमें सरकार और किसी पार्टी का कहाँ सवाल है? वो तो न्यायपालिका के आदेश का पालन करवाया गया और पप्पू जी जेल गया है। उनसे ज्यादा बेहतर न्यायिक प्रक्रिया को कौन जानता होगा? वो जानते थे कि हम बेल मेरा टूटा हुआ है, उनको बेल लेना चाहिए था। तो पप्पू जी अपने आप को शायद कानून से ऊपर समझते होंगे, इसलिए बेल नहीं करवाए होंगे। तो उस प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो हुआ है, न कि कोई पार्टी या कोई सरकार का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। और जहां तक सवाल है सब सारी जगह पर व्यवस्था करने का, तो हमारी पार्टी पंचायतों को भी पैसा दे दी है, मास्क भी बांटे जा रहे हैं और पंचायतों में सैनिटाइज भी किया जा रहा है। ये लगता है घर अभी नहीं गए हैं, गांव में नहीं गए हैं। और हर एक पंचायत, हर एक जिला को पंचायत के द्वारा 2 से 5 करोड़ रुपया तक दिया गया है और जो बड़े जिले हैं उसको 5 करोड़ से ज्यादा भी दिया गया है। और सारी व्यवस्था पंचायत में करने का चल रहा है। और हमारा PSC तक ऑक्सीजन का भी व्यवस्था का बात चल रहा है। चूंकि आगे हम सेकेंड वेव ही नहीं, हमारा तैयारी अब थर्ड वेव के तरफ बढ़ चला है। राम जी, जो सेकंड वेव है, जिस तरीके के हालात उससे बने हुए हैं, आप उनसे निपट लीजिए। जो थर्ड वेव है वो तो बहुत दूर की बात है। पहला वेव में सबसे अच्छा व्यवस्था बिहार का रहा है। सबसे ज्यादा मृत्यु दर बिहार के कम, सबसे मृत्यु दर बिहार का ही कम रहा था और सबसे अच्छा रिकवरी रेट भी बिहार का रहा था। इसलिए हम फर्स्ट वेव में भी कोरोना को हराए थे, जीते थे। और सेकेंड वेव में और थर्ड वेव में भी कोरोना को हराएंगे और जीतेंगे। जनता के सहयोग से सरकार काम कर रही है और जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। मैं नम्र निवेदन इन लोगों से भी करूंगा कि वैक्सीनेशन में ये मदद करें, भ्रम नहीं फैलाएं और
कोरोना का प्रोटोकॉल के पालन में सहयोग करें, न कि जगह जगह अव्यवस्था फैलाएं। अनवर जी, जगह जगह अव्यवस्था ना फैलाएं। इसी के द्वारा ये भी सच है कि कहीं ना कहीं अगर विपक्ष साथ देगा तो इस मुश्किल घड़ी से बिहार को बाहर निकाला जा सकता है। कहीं ना कहीं सरकार को साथ की जरूरत है। राम जी सुन लीजिए अनवर जी क्या कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए जी। अनवर जी, ये बताया तो विपक्ष कहाँ कोऑपरेट उनके साथ नहीं कर रहा है, लेकिन वो कहेंगे कि ताली बजाओ तो विपक्ष ताली नहीं बजाएगी, वो कहेंगे दिया जलाओ तो ताली नहीं दिया। उन्होंने इंतजाम किया, ये तो बताएं। लेकिन अनवर जी, वैक्सीनेशन को लेकर तो आप सरकार के साथ खड़े रह सकते हैं। मांगे हमें वॉलंटियर्स मांगे, हमारी पार्टी के वॉलंटियर्स जाएंगे फिर तो बोले तो पहले उनको क्या हमसे कोऑपरेशन चाहते हैं, अजीब बात है वो करते हैं। वो कुछ करे तो ये बताइए। अभी प्रवासी मजदूर ट्रेनों से उतर रहे थे, जिन्होंने कोई इंतजाम किया प्राइवेट बसों से, अपनी सरकारी बसों के, हर बस में सिर्फ इतने लोग अपने अपने घरों पहुंचाए जाएंगे? नहीं, सबको अपना अरेंजमेंट करना, जिसको जो रास्ता मिले निकले। ये भेड़ बकरी की तरह ये लोगों को छोड़ देते हैं। ये कोई आपदा आता है तो इंसान को इंसान नहीं समझते, ये जानवर समझते हैं, भेड़ बकरी समझते हैं ये। आप किसी स्टेशन पर ट्रेनों से उतरते लोगों को देख लीजिए, किसी ट्रेन पे पाबंदी लगाई, इन्होंने कितने लोग चलेंगे? अभी तक कुछ नहीं, सिर्फ ये खामोशी ट्रेनों की घटा भी चले जा रहे, घटा भी चले जा रहे, घटा भी चले जा रहे हैं। कहीं कोई तैयारी दिख नहीं रही है, ना मुल्क के लेवल पे, ना बिहार के लेवल पर, किसी प्रोविंस में जहां जहां सरकार है के बारे में दुष्प्रचार कर करके उन गरीबों को जो बेचारे अनपढ़ हैं और सवाल वही है, आपको जो फाइट कर रहे हैं वैक्सीनेशन से रोका है इन लोगों ने। जी, लेकिन अनवर जी, वैक्सीनेशन को लेकर आप सरकार के साथ टकराव लगातार सामने आ रहा है, तो लोगों में भ्रम ना फैलाया जाए, इसके साथ ही लोगों से कहा जाए कि वैक्सीनेशन ले, ये ज्यादा सही है फिलहाल लोगों के लिए। हम सरकार पे एतराज कर रहे हैं, सवाल क्या, हमारा टकराव क्या हम सड़कों पे निकले हुए हैं? सरकार अपोजिशन कहाँ बाधा डाल रही है, पूछे हमसे बताएं तो। ये आपके लोग ग्रामीण इलाके में जाकर के कोरोना लगने से मर जाता है, ये भ्रम फैला रहे हैं। कोरोना के टीके का एफिकेसी का विपक्षी लोगों ने गलत तरीके से उसका व्याख्या किया। लेकिन आप बगैर कुछ किए कहिए क्या नाम है कि हम लॉकडाउन कर देंगे स्टेट सडन। ठीक है राम जी, फाइनल कमेंट आपके द्वारा कि बिहार की जिस तरीके की स्थिति है, ऑक्सीजन की कमी और तमाम कमियां कब तक पूरी होंगी? राम जी जी, फाइनल कमेंट आपका कि आखिर जिन कमियों से बिहार फिलहाल जूझ रहा है वो कमियां कब तक पूरी होंगी, क्योंकि महज लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय नहीं है, विकल्प नहीं है, जो तमाम कमियां हैं वो भी पूरी करनी पड़ेंगी सरकार को। वो कमियां लगभग समाप्ति की ओर चल चुका है, लगभग समाप्त हो चुका है, और आगे और हम व्यवस्था कर रहे हैं। 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को मिल गया है, उसको भी नीचे तक पहुंचा दिया गया है। ऑक्सीजन का भी व्यवस्था कर दिया गया है, दवा का भी व्यवस्था कर दिया गया है, और बेड भी बढ़ा दिया गया है। अब तो बहुत सारे जगहों पे करीब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन युक्त बेड खाली है। ठीक है अनवर जी, 10 सेकंड में आपका जवाब कि जिस तरीके से लगातार सरकार दावे कर रही है कि कोई कमी नहीं है और जो कमियां हैं उन्हें सरकार के द्वारा पूरा किया जा रहा है, लेकिन अभी जरूरत है विपक्ष के सहयोग की। उनके इस दावे का जवाब आप बेहतर दे सकती हैं, आप मीडिया पर्सन हैं, आपको ग्राउंड सिचुएशन की तो पूरी रिपोर्ट हमसे ज्यादा है। आप मुझे बताइए क्या है कमी हो, कहाँ नहीं है, दवाएं कहाँ मिल रही है और कहाँ नहीं मिल रही है। ठीक है अनवर जी, हम तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम मामले देख रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें जो सच है हम उसी को लगातार दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा एक अहम फैसला है कि 25 मई तक जो पाबंदियां हैं वो लगातार जारी रहेंगी और लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं कोरोना को रोकने के लिए ये कारगर साबित होगा। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर राम सागर बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, इसके साथ ही अनवर हुसैन आरजेडी नेता जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार प्रभावी कदम उठा रही है और लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया इसको प्रभावी देखा गया और अब मुख्यमंत्री ने खुद ऐलान किया कि जो पाबंदियां हैं अब वो 25 मई तक लगातार लागू रहेंगी। वीआईपी न्यूज भी आपसे लगातार यही अपील कर रहा है कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए और सभी जरूरत हो तभी घरों से निकले। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।